हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा क्विक रिवीजन रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इस चैप्टर से इस साल स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिलीट हो गया है। बचे हुए कंटेंट को मैंने 4 फेज में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, जिसमें फर्स्ट फेज में हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर पे, सेकंड फेज में वीबीटी पे, थर्ड फेज में सीएफटी पे और फोर्थ फेज में वर्नर थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ 2007 से 2020 तक के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। ओके, देखिए नॉमेनक्लेचर की यदि बात की जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है लीगेंस। आपको लीगेंस के बारे में आइडिया होना बहुत जरूरी है, तो हम अपनी बात को लीगेंस से स्टार्ट करेंगे। लीगेंस में मैं आपके सामने जो बहुत इंपॉर्टेंट लीगेंस हैं उन्हीं को लिख रहा हूं, क्योंकि ये एक क्विक रिवीजन है। हर एक चीज को बारीकी से उठाना पॉसिबल नहीं है। हम कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते हैं कि हमारा एनसीईआरटी भी और पास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं, प्रीवियस पेपर्स जो हैं, वो भी अच्छे से कवर हो जाएं। फाइन, तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। कहने को लीगेंड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उन लीगेंड्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा जिनसे अब तक क्वेश्चंस आए हैं। अब तक 14-15 सालों में जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सब इन लीगेंड से कवर हो जाएंगे। देखें, सबसे पहले जो बहुत कॉमन लीगेंड है वो है CN-। ठीक है, यहां देखिए CN-। उसके अलावा अगर इसकी बात करें तो इसको आप कहते हैं साइन। चार्ज का ध्यान रखिए, क्योंकि जो चार्ज होता है उसे ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट की जाती है, दैट्स व्हाई। CN के बाद यदि हम बात करें तो OH-। हाइड्रोक्सिडो, चार्ज -1 का ही है। इसके बाद यदि बात की जाए तो Cl-। नाम ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नॉमेनक्लेचर में ये नाम और ये चार्ज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आता है। क्लोरिडो। ओके, तो Cn-, OH-, Cl-। एक और बात करते हैं, दैट इज C2O4 2-। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं ऑक्सिलेटो। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो इसका चार्ज, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और दूसरी चीज है ये एक डाइडेंटेड लिगेंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डाइडेंटेड लिगेंड होने से कोऑर्डिनेशन नंबर पे फर्क पड़ता है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। इन सब की यदि बात की जाए तो ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। तो 1 2 3 4 और भी कोई इंपॉर्टेंट याद आएगा तो मैं लिख दूंगा। अच्छा, इधर यदि हम बात करें तो अब हम बात करते हैं कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स की, जिनसे के कारण ऑक्सीजन स्टेट में कोई रोल, जिनका ऑक्सीजन स्टेट निकालने में कोई रोल नहीं होता, राइट। हाँ, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर्स में तो इंपॉर्टेंट रोल होगा ही होगा। तो H2O, उसके बाद हम लिख लेते हैं NH3, CO, EN, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड PH होल थ्राइस। इन्हें ध्यान रखें, नाम मैं बोलता हूं, नाम ध्यान रखें, एक्वा। नेक्स्ट अमीन, 2 M नहीं लगाए तो गलत माना जाएगा, तो 2 M होने चाहिए, अमीन, राइट। दिस इज कार्बोनिल, दिस इज इथेन, 1,2 डाई अमीन, इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये सब न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। ऑक्सीजन स्टेट निकालने में इनका कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि इन सब पे चार्ज हम 0 मानेंगे। तो ऑल आर न्यूट्रल लिगेंड्स। बात करते हैं डेंटिसिटी की, कि ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ। तो एक लिगेंड एक बॉन्ड जो बनाता है उसे हम मोनोडेंटेड कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये मोनोडेंटेड है, ये मोनोडेंटेड। इसकी बात की जाए तो ये डाइडेंटेड, और अगर इसकी बात की जाए तो अगेन मोनोडेंटेड। यानी कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम लिगेंड्स मोनोडेंटेड ही होते हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से 2 ही लिगेंड्स ऐसे हैं जो डाइडेंटेड हैं। डाइडेंटेड कौन कौन से हैं, इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एक ऑक्सिलेटो डाइडेंटेड है और एक EN, जिसे हम इथेन 1,2 डायमीन भी बोलते हैं, शॉर्ट में हम EN लिख देते हैं। ये 2 लिगेंड्स ऐसे हैं जो डाइडेंटेड हैं। क्या यूटिलिटी है वो मैं अभी अंदर आपको बता दूंगा, बस दिमाग में फिट कर लीजिए। जितने लिगेंड्स अभी तक आपने देखे हैं उनमें से मैक्सिमम मोनोडेंटेड होते हैं। डाइडेंटेड आपके सिलेबस में 2 ही हैं, एक ऑक्सिलेटो और एक इथेन 1,2 डायमीन। ध्यान रहे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नंबर बताने के लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा ही यूज़ करते हैं, लेकिन
EN का जब भी नंबर बताना हो, अगर ये एक बार लिगेंड है तो कुछ नहीं, 2 बार है तो डाई नहीं बोलेंगे, बिस बोलेंगे, 3 बार अगर EN है, ये लिगेंड है, तो फिर ट्राई नहीं बोलेंगे, ट्रिस बोलेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि इसके केस में केवल आप बिस और ट्रिस यूज करते हैं। वो तो जब हम अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी आपको बस फोकस करने के लिए कह रहा हूं कि इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। केवल इस लिगेंड के लिए बिस ट्रिस यूज करना होता है नंबर बताने के लिए इस लिगेंड का। बाकी सब अगर 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, चलेगा। लेकिन केवल इसके लिए ये गलती ना करें कि डाइडेंटेड लिगेंड्स के लिए बिस ट्रिस यूज करते हैं। नो, ऑक्सीलेटो डाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन इसके लिए बिस ट्रिस नहीं। 1 है तो कुछ नहीं, 2 है तो डाई यूज होगा ऑक्सीलेटो के लिए, 3 है तो ट्राई यूज होगा। तो ये ध्यान रखें। एक जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा बात जो है वो ये है कि ध्यान रख सकते हैं, बाकी इस पर ऐसा कोई खास क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, वो ये कि एक लिगेंड होता है EDTA, राइट, EDTA, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो 4- का होता है, करेक्ट। तो चार्ज अगर ऑक्सीजन स्टेट निकालनी हो तो चार्ज 4- का लेके चलेंगे, और डेंसिटी इसकी होती है हेक्साडेंटेड। तो ऐसा इस पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन हाँ आप ध्यान रख सकते हैं इसकी डेंसिटी जो है ये हेक्साडेंटेड है, मतलब पॉलीडेंटेड है, हेक्साडेंटेड है, और साथ ही साथ इस पर जो चार्ज होता है वो होता है 4-, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। तो ये लिगेंड्स आपके तैयार हो गए, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स होते हैं, हाइड्रोजीनियम आयन होता है, नाइट्रोसिलियम आयन होता है, लेकिन इनके ऊपर कोई खास क्वेश्चंस आए नहीं है, तो हम उनको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक और कैटेगरी है लिगेंड्स की, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो कैटेगरी है एम्बाइडेंटेड लिगेंड्स। इनकी इंपॉर्टेंस तब बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आइसोमेरिज्म चल रहा हो, लेकिन आइसोमेरिज्म तो इस साल डिलीट हो गया है, तो हम इनका जो इंपॉर्टेंस है वो अब केवल नेमिंग में रह जाता है। हम बात करेंगे उसके ऊपर। देखिए, एम्बाइडेंटेड लिगेंड्स, एम्बाइडेंटेड का मतलब होता है वो लिगेंड्स जिनमें 2 डोनर एटम्स हो, लेकिन एक टाइम पे एक ही काम कर रहा हो, करेक्ट। मतलब 2 डोनर होते हैं तो साइमल्टेनियसली दोनों काम करते हैं, तभी उसे डाइडेंटेड कहते हैं। अब 2 डोनर है लेकिन एक टाइम पे एक काम कर रहा है, तो उन्हें एम्बाइडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। इसके केवल 3 एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखिएगा। पहला एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूँ CN-, NC-। अब देखें ज़रा, एक ही चीज़ है, लेकिन अगर डोनर C बना हुआ है और यहाँ पे डोनर N बना हुआ है, अगर डोनर C बना हुआ है तो इसको आप बोलेंगे साइनो, और अगर डोनर N बना हुआ है तो इसको आप बोलेंगे आइसोसाइनो। ध्यान रखिए, चार्ज माइनस का ही है। आप देख सकते हैं अभी तक इतने सारे लिगेंड्स मैंने आपको बताए नेगेटिवली चार्ज है, सारे -1 वाले हैं। -2 वाला ऑक्सीलेटो था और EDTA 4-, तो EDTA पे तो क्वेश्चन आना नहीं है। एक ऑक्सीलेटो अगर जनरली आता है तो उसका चार्ज आप ध्यान रखिए 2-, बाकी मैक्सिमम -1 वाले हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। चलिए एक और देखते हैं, SCN- NCS-। मतलब सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक बार लिंक S से बन रहा है और एक बार लिंक N से बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे थायोसाइनेटो। नाम ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसको कहेंगे आइसोथायोसाइनेटो। तो N आ गया तो आइसोथायोसाइनेटो, ये थायोसाइनेटो। ऐसा ही एक लास्ट और एम्बाइडेंटेड लिगेंड है, एंड दैट इज ONO- या NO2-। अंतर क्या है? अंतर है N से लिंक बन रहा है और ये O से लिंक बन रहा है, बाकी नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल सेम है। इसको हम कहेंगे नाइट्राइटो। O से लिंक बन रहा है इसलिए नाइट्राइटो O, और क्योंकि N से ही बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ तो नाइट्राइटो N। बस अगर आपने इतने लिगेंड्स भी ध्यान रख लिए तो आपका काम हो जाएगा। ये सारे लिगेंड्स सामने आपको नजर आ रहे हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए मैक्सिमम पे -1 का ही चार्ज है, ये देखिए -1 वाले हो गए, ये सारे -1 वाले हैं, तो एम्बाइडेंटेड सारे -1 वाले हैं, ये एक अच्छी बात हो गई, ठीक है, ध्यान रखने के हिसाब से। ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये माइनस वाले हैं। अगर हम बात करें डाइडेंटेड तो 2 ही ध्यान रखने, इथिलीन डायमीन और ऑक्सीलेटो, ये डाइडेंटेड है। हेक्साडेंटेड एक एग्जाम्पल है, ज़्यादा पूछा नहीं गया है, और ये एम्बाइडेंटेड के एग्जाम्पल्स हैं। फाइन। अब देखिए इनका इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस में कैसे आता है, नॉमेनक्लेचर में कैसे आता है, वो चीज़ हम देखेंगे, उसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ ध्यान दें। सबसे पहले मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि K4FeCN6। एक क्वेश्चन ये है CONH3/6Cl3। आपसे कहा जाता है इनका नाम लिखिए। देखिए नेम देने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप ये पता लगा लीजिए कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि दोनों का नॉमेनक्लेचर अलग होता है। 2 ट्रिक्स हैं।
पहली ट्रिक तो जो आसान है लेकिन इसमें नॉर्मली गलतियां हो जाती है वो ये कि जब भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी बाद में लिख रहे हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज है, और जब भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पहले लिखी हुई है काउंटर आयन बाद में लिखा हुआ है। ब्रैकेट के बाहर वाला आयन काउंटर आयन होता है, तो काउंटर आयन अगर पहले लिखा है यानी एंटिटी पीछे, एंटिटी जो भी चीज़ पीछे होती है उसे नेगेटिवली चार्ज मानते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि पीछे काउंटर आयन लिखा है। तो पहले तो आप ये पहचान लीजिए। फायदा क्या है पहचानने से? पहचानने से फायदा ये है कि अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपकी नेगेटिवली चार्ज है तो नाम मेटल के नाम के पीछे 8 लगाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि अगर आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिवली चार्ज है तो मेटल के नेम के पीछे 8 लगेगा। हम अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। और अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो कोई 8 नहीं लगता, सिर्फ मेटल का नेम लिखा जाता है, जो भी नेम होता है। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखा जाएगा, और अगर ये CO ऊपर होता Fe की जगह तो फिर कोबाल्ट नहीं कोबाल्टेट बोला जाता। मेन बात यही है, और ये आपने नहीं किया तो फिर आंसर गलत हो जाता है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात मेरे हिसाब से है वो ये है कि आप इसको आयनाइज कीजिए। आयनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान रखिए आयनाइज में ये अलग होगा और ये एंटिटी अलग होगी। तो बात होता है कि एक तो K अलग हो जाएगा और एक एंटिटी अलग हो जाएगी FeCN6। दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत ये है कि अब इनका नंबर पता लगाइए, चार्ज पता लगाइए। तो उसकी एक ट्रिक होती है। देखिए इसके नीचे जो चीज़ लिखी हुई है K के नीचे सबस्क्रिप्ट में, वो इसका नंबर होता है, वो इसके सामने लगा दीजिए। इसके सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं है, 1 है तो वो इसका नंबर होता है, 1 लगा दीजिए। अब जो इसका नंबर है वो सामने वाले का चार्ज होता है, तो ये सामने वाले का चार्ज बना दीजिए इसको। और जो इसका 1 था वो इसका चार्ज होता है, तो ये इसका चार्ज बना दीजिए। अब पॉजिटिव बनाए कि नेगेटिव बनाए तो ये तो हमको पहले से पता है कि जो पहले लिखा जाता है वो पॉजिटिव है और जो बाद में लिखा जाता है वो नेगेटिव है। तो देखिए इस तरीके से आयनाइज हो गया और चार्ज भी बैलेंस हो गया, 4+ और ये 4- बैलेंस्ड। ध्यान रखिए, मैं एक और करके दिखाता हूँ आपको, आप इसको ध्यान दीजिए। पहले आप एंटिटी को अलग से लिख लीजिए, CONH3(6), ये आपकी एंटिटी अलग हो गई, फाइन, प्लस Cl। ओके, आपको ये तो अच्छे से पता है कि ये पहले लिखा हुआ है तो इसमें जो भी चार्ज आएगा पॉजिटिव आएगा और इसमें जो भी चार्ज आएगा नेगेटिव आएगा। अब इसका कितना नंबर है? इसका एक ही नंबर है, राइट। तो ऊपर वाले इसका जो चार्ज बनेगा वो -1 ही बनेगा, करेक्ट। 1 माइनस लगा रखा है बस। इसका कितना नंबर है? 3, तो इसके टोटल नंबर तो 3 आएंगे और ये 3 इसका चार्ज बनेगा, तो ये 3+। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। फिर से बता देता हूँ, वैसे आप रिपीट करके भी देख सकते हैं बात को, ईजी है। बस ध्यान रखें जो भी सबस्क्रिप्ट में लिखा रहता है वो ये इसका खुद का नंबर होता है और सामने वाले का चार्ज होता है। यहाँ जो चीज़ लिखी हुई है वो Cl का तो नंबर है लेकिन सामने वाले का चार्ज है। देखिए Cl के आगे तो 3 लग गया, इसका खुद का नंबर हो गया और चला गया सामने वाले के ऊपर। तो इस तरीके से आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। अभी जब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बातें और क्लियर हो जाएगी। फाइन, तो चलिए यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम अपने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। देखें यहाँ देखिए, मान लीजिए आपको इसका नेम लिखना है, करेक्ट। सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है। तो नजर आ गया होगा ये पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि ये बाद में लिखा हुआ है। फाइन, नाम कैसे लिखते हैं? देखिए सबसे पहले आप लिगेंड्स को नेम देंगे। लिगेंड्स, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है। अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको आप पहले लिखिए, AQ एक्वा और AM अमीन। तो अमीन पहले आता है, कितने अमीन है? 4, तो आप क्या लिखेंगे? टेट्रा AMMINE। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टेट्रा अमीन डाई एक्वा, करेक्ट। अब इसका काम खत्म हो गया, मेटल का नाम लिख दीजिए, दैट इज कोबाल्ट। 8 नहीं लगेगा क्योंकि कैटायनिक स्पीशीज। अब पैरेंथेसिस में रोमन न्यूमरल्स में इसके ऑक्सीजन स्टेट लिख दीजिए। अब ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं? देखिए कोबाल्ट की जगह X, अमोनिया, अमीन न्यूट्रल लिगेंड था तो इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आने वाला है। H2O न्यूट्रल लिगेंड था तो इसकी वजह से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है चार्ज में। और आगे चले तो Cl पे -1 था, 3 है तो -3 = 0। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +3। +3 आते ही यहाँ पे आप 3 मेंशन कर देंगे, राइट। और लास्ट में काउंटर आयन का कभी नंबर मेंशन नहीं करते, सिर्फ आप क्या लिख देंगे? आप लिख देंगे क्लोराइड। मैं इसी कलर, सेम कलर से लिख देता हूँ, ये लीजिए क्लोराइड। और ध्यान रखें यहाँ पे आपको गैप रखना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी और काउंटर आयन के नाम के बीच में गैप आता है, बाकी कभी गैप नहीं आता। हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर आगे की बात करते हैं। देखिए यहाँ देखिए, अब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। देखें सबसे पहले ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट कर लीजिए। X प्लस न्यूट्रल है 0 -3, टोटल पावर में कुछ चार्ज नहीं है तो X की वैल्यू कितनी आ गई? +3 आ गई। अब नेम लिख देते हैं। लिगेंड्स को पहले फ्री कीजिए, तो ये कौन है? ट्राई अमीन, ठीक है, ट्राई क्लोरिडो, ये सब हम पहले देख चुके हैं। ट्राई अमीन, ट्राई क्लोरिडो, कोबाल्ट। हमें पता ही नहीं है चार्ज क्या है, जब कोई चार्ज मेंशन ना किया जाए तो उसे हम पॉजिटिव कैटायनिक एंटिटी जैसे ट्रीट कर लेते हैं। तो 8 नहीं लगाएंगे, कोबाल्ट और पैरेंथेसिस में 3rd, दैट्स ऑल, कंप्लीट। एक और ट्राई कर लेते हैं।
यहाँ देखिए, मान लीजिए इसका करना है तो आप ऑक्शन स्टेट निकालेंगे सबसे पहले x 0 0 -2 इज इक्वल्स टू +2, करेक्ट। तो पावर में कुछ भी नहीं था तो हमने 0 के रख के इक्वेट कर लिया। फाइन, प्लैटिनम की ऑक्शन स्टेट आपको या तो 2 मिलेगी या 4 मिलेगी। अगर 2 और 4 के अलावा कुछ मिल रही तो मतलब समझ जाए आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो यहाँ तो 2 आ गई, नाम लिख लेते हैं, अमीन, एक्वा एंड क्लोरिडो। तो ए पहले आएगा, अकेला है तो आप AMMINE, अमीन। एक्वा 2 है तो डाई क्लोरिडो, मेटल का नेम प्लैटिनम। कुछ और तो है ही नहीं, चार्ज कुछ मेंशन नहीं किया है तो पॉजिटिव जैसे ट्रीट करेंगे। पैरेंथेसिस में ऑक्सीजन स्टेट, रोमन न्यूमरल्स में ये लीजिए। तो अमीन, एक्वा, डाई क्लोरिडो, प्लैटिनम, सेकंड। फाइन, चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ देखिए, अब जैसे ये स्पेशस है, इसका आपको नॉमेनक्लेचर करना है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब 8 नहीं लगेगा। और नाम का एंड आप आयन पे करेंगे क्योंकि चार्ज नजर आ रहा है, तो जो भी चार्ज स्पीशीज होती है उसके नाम के एंड में आयन लिखते हैं। सबसे पहले अंदर लिखे हुए हैं लिगेंड्स, लिगेंड्स को फ्री करते हैं। क्लोरिडो है और ये है इथेन 1,2 डाई अमीन। इथेन ई और सी, तो पहले सी को ले लेंगे हम, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डाई क्लोरिडो। डाई क्लोरिडो, ईएन का जब भी नंबर बताना हो तो बिस यूज करते हैं, बिस, ठीक है, बिस। ब्रैकेट में लिख दीजिए इथेन 1,2 डाई अमीन, यहां पे 2 एम नहीं आएंगे, ठीक है। तो डाई क्लोरिडो, ओके, सी आ गया, इथेन, बिस, इथेन 1,2 डाई अमीन, लास्ट में कोबाल्ट। और ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। x ये न्यूट्रल लिगेंड था, 0 -2 इज इक्वल्स टू +1। तो x की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो +3 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3 और लास्ट में लगा देंगे आयन। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट कर लीजिए। x -2 0 -1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आ जाएगी +3, क्रोमियम, राइट। तो आप नाम लिख देते हैं, लिगेंड्स हैं क्लोरिडो और यही है। तो पहले क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो, बिस, ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाई अमीन, करेक्ट, बिस, इथेन 1,2 डाई अमीन, डाई क्लोरिडो, बिस, इथेन 1,2 डाई अमीन। क्रोमियम, क्रोमेट तो नहीं लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज ये है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज ये है। और क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट वैसे तो 99.99% केसेस में 3rd ही आएगी, तो क्रोमियम 3rd। और लास्ट में काउंटर आयन का नाम लिख दीजिए क्लोराइड। ध्यान रखिए, ये 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका यूज ऑक्सीजन स्टेट निकालने में आ गया है, सिर्फ नाम लिखना होता है क्लोराइड, ठीक है। डाई क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखते काउंटर आयन के लिए, और ये गैप छोड़ना बहुत जरूरी है। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक और देखिए, ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं जरा। x ऑक्सिलेटो C2O4, करेक्ट, ऑक्सिलेटो -2 होता है 1 पे, तो 3 है तो -6 इज इक्वल्स टू -3। तो x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा +3, पहली चीज़। दूसरा, अगर मैं पूछूं क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो इसका जो CN होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो होगा 6। अब लोग कहते हैं लिगेंड तो 3 ही लिखें, जितने लिगेंड्स होते हैं उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये बात तब तक सही है जब तक लिगेंड मोनोडेंटेड है। यहाँ पे लिगेंड कैसा है, डाइडेंटेड है। एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 3 कितने बनाएंगे, 6। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं मेटल के अराउंड वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। तो जो बात मैं आपसे बोल रहा था कि लिगेंड की डेंसिटी से कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड होता है, वो ये बात है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे भी आपसे बोला जाए कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 तो इससे आ जाएगा। EN ये भी एक डाइडेंटेड लिगेंड है, एक 2 बॉन्ड बनाता है, 2 है तो 4 बॉन्ड तो ये बनेंगे और 2 इससे बनेंगे। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी मोनोडेंटेड है, ये भी मोनोडेंटेड है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ऐसे केसेस में जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो भी 6 आएगा। फाइन, चलिए अब नेमिंग करते हैं इसकी। नो नेम देखिए, सिर्फ यही लिगेंड है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को कहते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक मतलब जब अंदर सारे लिगेंड्स एक जैसे होते हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। और अगर अंदर डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, इस जगह पर देखिए, तो 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स है ना, इन्हें कहते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो ये जो अभी कॉम्प्लेक्स आपको सामने नजर आ रहा है दैट इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। नाउ यहाँ देखिए, तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, ट्रिस नहीं बोलना है, ट्रिस केवल EN के लिए यूज होता है। 3 है तो हम यहाँ पे सीधा बोलेंगे ट्राई ऑक्सिलेटो, माइनस साइन है, ध्यान रखिए, क्रोमियम नहीं,
क्रोमेट 8 लगता है जब भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिवली चार्ज हो। तो ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट, ब्रैकेट में ऑप्शन स्टेट रोमन न्यूमरल्स में 3, और क्योंकि चार्ज पे बाद कहानी खत्म हो रही है तो एंड में आयन लिख देंगे। फाइन, तो ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड आयन। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन हैं। देखिए इसके अंदर 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपको नजर आ रही है। तो बाय डिफॉल्ट आप जो पहले लिखा गया है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो बाद में लिखा गया है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे 2 बार सिल्वर है, इसके लिए केवल सिल्वर ही लिखा जाएगा, इसके लिए अर्जेंटेट लिखा जाएगा, इसके लिए प्लैटिनम ही लिखा जाएगा, लेकिन इसके लिए निकलेट लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा आपको बात समझ में आ गई। पहले वाले को पॉजिटिवली चार्ज, दूसरे वाले को नेगेटिवली चार्ज। चलिए अब कैसे करते हैं, ट्रिक क्या है, ये न्यूट्रल लिगेंड है और ये चार्ज लिगेंड है, मतलब इस पर चार्ज है 4 है। इसके कारण जो भी ऑक्सीजन स्टेट आएगी वो 4 का ही आएगा। इस ऑक्सीजन स्टेट को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इक्वल इक्वल। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं सिर्फ। फाइन, तो 4 का आधा कितना होता है 2 2, तो दोनों मेटल्स की ऑक्सीजन स्टेट 2 2 आ जाएगी। बस यही इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो बहुत अलग होते हैं लेकिन अभी ट्रिक से ही काम चलाना है। तो यहाँ पे 4 है, ये तो न्यूट्रल है, तो कुल मिलाकर जो लिगेंड्स हैं चार्ज वो 4 हैं। 4 के कारण जो भी ऑक्सीजन स्टेट आएगी वो +4 आएगी और +4 को 2 भागों में बांट दीजिए तो दोनों को 2 2 मिल जाएगी। तब अब मैं नाम लिखता हूँ, नाम देखिए। इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसके लिए नाम शुरू करते हैं, टेट्रा अमीन, टेट्रामीन, प्लैटिनम। अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट अभी हमने पहले डिसाइड कर ली, सेकंड। फाइन, कंटिन्यूअस लिखना है आपको। मैं यहाँ इसका नाम लिखूंगा, दैट्स वाई मैं इस नाम को यहाँ आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ध्यान रखें आपको तो कंटिन्यूअस लिखना है, मतलब गैप दे देना है क्योंकि 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी आ गई तो गैप देके लिखना है। हाँ, लेकिन ऐसे ऊपर नीचे नहीं लिखना वहाँ पे, क्योंकि मुझे इसका नाम देना है इसलिए मैं आगे का यहाँ लिख रहा हूँ। फिर आप आगे लिखेंगे टेट्रा क्लोरिडो निकलेट, ओके, और सेकंड लिख देंगे। तो सेकंड कैसे आया, इस 4 को मैंने 2 भागों में बांट दिया तो सेकंड हो गया, राइट। और निकलेट क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव बाद वाले को नेगेटिवली चार्ज और पहले वाले को पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं, दैट्स वाई। अब इसका आप खुद सोच लीजिए, मेरे करने से पहले आप ही आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे साइनाइड है, 2 + 2 का चार्ज आएगा, दोनों को 1 1 मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे, इसके लिए आप बोलेंगे डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट, डायमीन सिल्वर फर्स्ट। गैप दे देंगे, मैं आगे लिख रहा हूँ नाम, नीचे आप कंटिन्यूस रखेंगे गैप देके। फिर यहाँ पे क्या बोलेंगे, डाई साइनो। अब सिल्वरेट कुछ नहीं होता तो सिल्वरेट की जगह अर्जेंटेट, ठीक है। और ब्रैकेट में वापस क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसे गोल्ड होता है तो सिंपल हो तो गोल्ड, और अगर 8 लगाना हो तो ऑरेट हो जाता है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम या एल्यूमिनेट, आयरन है तो आयरन या फिर फेरेट। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, ये नाम हो गया, इसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम एक और केस देखते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, आप देखें ज़रा। इस केस में हमारे पास नेम लिखे हुए हैं और हमें स्ट्रक्चर बनाने हैं, करेक्ट। मैं इस पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप पास्ट या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर आए हुए हैं। दैट्स वाई इन पे प्रैक्टिस आपकी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए स्ट्रक्चर बनाना होता है, ध्यान दें स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मेटल ढूंढ लीजिए, क्रोमियम मेटल है, करेक्ट है। सबसे पहले तो क्रोमियम मेटल आ गया, ब्रैकेट तो लगना ही है। काउंटर आयन को हम संभाल लेंगे क्योंकि इसको पहले लिखा है, क्लोराइड बाद में है, तो मतलब कि ये पहले और Cl बाद में आएगा, तो Cl को हम बाद में लिख देंगे। सबसे पहले Cr लिख दिया। अब लिगेंड्स देखिए, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन, यानी जो En है आप En से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये 3 बार है, इसका काम हो गया, करेक्ट। आगे क्रोमियम 3rd क्लोराइड, ओके, ये लीजिए। हम पहले तो यहाँ पे Cl लगाते हैं, देखिए तो Cr क्रोमियम आ गया, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन, और क्लोराइड के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, Cl लगा देते हैं। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाती है इन लोगों से, इनको लगता है ये सही है, लेकिन यहाँ एक गलती हो गई कि अगर आप ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो ये x, ये तो न्यूट्रल है और इसके कारण तो -1 आएगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1। लेकिन यहाँ तो आपको जस्टिफाई +1 नहीं करनी, 3 करनी है, तो ये गलती हो जाती है। अब इसका जो मॉडिफिकेशन है वो सीधा काउंटर आयन में ही हो सकता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। आप जो चेंज करेंगे काउंटर आयन में चेंज करेंगे। अब काउंटर आयन का नंबर आपको एडजस्ट करना होता है, 1 2 3 एडजस्ट करने से आपको आपका जवाब मिल जाएगा। 1 से जवाब आ नहीं रहा, और अगर थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो अगर मैं इसकी 3 यूनिट कर दूँ, Cl3 कर दूँ, तो आप नोटिस करें यहाँ पे -3 हो जाएगा और ये आंसर +3 आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो क्या गलती हो सकती है, उसको कैसे सुधारा जाता है, इस तरीके से। तो हमेशा जब भी आप ऐसे नेम से स्ट्रक्चर बना रहे हो तो एक बार ऑक्सीजन स्टेट जरूर निकाल के चेक कर लें, मैच होती तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर काउंटर आयन का नंबर बदल के मैच करना है, ये गलती ना करें। चलिए दूसरा देखते हैं, पोटेशियम। तो पोटेशियम है तो आप क्या लिख दीजिए, के, नंबर बाद में लगाएंगे। ट्रिस ऑक्सिलेटो, मेटल कौन सा है भाई, एल्यूमिनेट, और एल्यूमिनेट तो बोलना ही है क्योंकि बाद में लिखा हुआ है। ट्रिस ऑक्सिलेटो, C2O4 होल थ्राइस,
कहानी हुई पूरी। अब अगर आप ऑप्शन स्टेट निकालोगे तो इसकी तो +1 + x -2 होती है, 3 है तो -6 = 0। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो +5 जा रही है, तो बात में तो गड़बड़ हो गई, सीधी सी बात है, क्योंकि ऑप्शन स्टेट तो 3 आनी चाहिए। अब 3 यहाँ से आप कैसे लेके आ सकते हो, आप खुद सोच लीजिए। अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ, 2 लगा दूंगा तो फिर +4 आएगी। अब आप लगा के देख सकते हैं, नहीं तो प्रैक्टिस से आपको वैसे ही नजर आ जाएगा। तो 3, तो यहाँ पे अगर मैं क्या लिख दूँ 3 पोटेशियम की वजह से 3 x -6 = 0। अब आप चेक कर लीजिए x की वैल्यू +3 जस्टिफाइड। तो बस ये लोग गलती कर देते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं, जैसा बोला है बस वैसा लिख के आ जाते हैं, काउंटर आयन का नंबर एडजस्ट नहीं करते, इसलिए मिस्टेक्स होती है, ध्यान रखें। एक और करते हैं, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। यहाँ देखें पोटेशियम, तो हम सबसे पहले किसको लिख देंगे, के को, टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, जिंक ले लेते हैं। अब हाइड्रोक्सीडो भी कह रहे हैं कुछ बुक्स में और हाइड्रोक्सो भी कह रहे हैं, अब जैसा भी आ जाए आपको तो OH लगाना है, ठीक है। तो OH4 टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन स्टेट आप निकालेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अगर आप 1 + x -4 करके सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू +3 आएगी, लेकिन जस्टिफाई आपको 3 नहीं 2 करनी है, इसका मतलब यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तो जैसे यहाँ पे 2 आ जाएगा तो ऑक्सीजन स्टेट +3 की जगह +2 मिल जाएगी। तो बस ये 2 बहुत मैटर करता है। आगे देखिए, सोडियम डाइसाइनो ऑरेट। अब ऑरेट से समझ गए होंगे ना, गोल्ड वाला पार्ट है। 8 क्यों लग रहा है, क्योंकि बाद में लिखा गया है एनायनिक है। तो सोडियम के लिए क्या लिख देंगे, Na, डाइसाइनो ये लीजिए CN 2 हो गए, ऑरेट मतलब गोल्ड है तो AU ब्रैकेट लगा दीजिए। ऑक्सीजन स्टेट कितनी लानी है, ऑक्सीजन स्टेट 1 लानी है। ये बाय डिफॉल्ट सही हो गया क्योंकि +1 + x -2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +1, तो ये तो जस्टिफाई हो गया अपने आप ही, ठीक है। अगला देखिए, डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2-डायमीन नाइट्रेट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखें, डाइक्लोरिडो बिस इथेन प्लैटिनम और नाइट्रेट, तो मतलब प्लैटिनम लिखा है तो ये पहले लिखा जा रहा है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये लीजिए PT को लगा देते हैं, डाइक्लोरिडो, ठीक है। तो Cl2, देखिए ये एक एटम है ना, क्लोरीन एक एटम है, तो इनको कभी ब्रैकेट में शो नहीं करते। ब्रैकेट में हमेशा वो लिगेंड शो किए जाते हैं जो एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं। इथेन 1,2-डायमीन बिस, तो ये EN बिस, ये 2 लगा दीजिए। प्लैटिनम हम लगा चुके हैं, नाइट्रेट ये पीछे लगा दीजिए NO3। बस अब स्टूडेंट खुश कि हो गया, लेकिन ऑक्सीजन स्टेट चेक नहीं करेंगे, मिस्टेक हो सकती है। ऑक्सीजन स्टेट चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन स्टेट अगर यहाँ निकालेंगे तो ये हो गया -2, ये तो न्यूट्रल है, -1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +3। गलत गलत गलत, क्योंकि हमें लानी तो कितनी है, 4 लानी है। तो अब चेंज इसमें करेंगे कि काउंटर आयन में करेंगे, काउंटर आयन में करेंगे। 1 नंबर तो हो गया, 1 से तो काम चला नहीं, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप 2 लगा देंगे। अब आप 2 लगा लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ -1 की जगह -2 करेंगे। मैं वापस करता हूँ, x -2, इसके लिए भी -2 = 0, तो x की वैल्यू +4। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, हेक्साअमीन प्लैटिनम 4th क्लोराइड। ये देख लीजिए, हेक्साअमीन प्लैटिनम 4th क्लोराइड, ये पहले लिखा हुआ है, तो ये आ गया आपका PT। हेक्साअमीन NH3 एक से ज़्यादा आइटम है, ये 6 लग गया, और क्लोराइड ये Cl। ऑक्सीजन स्टेट लानी है 4। अब आप खुद सोचिए ज़रा, हेक्साअमीन प्लैटिनम 4 क्लोराइड, 6 अमीन हो गए, प्लैटिनम हो गया 4th और क्लोराइड। अब ऑक्सीजन स्टेट 4 लानी है। अब ऑक्सीजन स्टेट आप 4 कैसे ला सकते हैं, इसे ऑक्सीजन स्टेट 4 लाने का एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे तो सब 0 है, ये -1 = 0, तो अभी तो 1 आ रही है। 4 कब ला सकते हैं, जब यहाँ पे क्या लगा दिया जाए, 4 लगा दिया जाए। तो जब मैं यहाँ पे 4 लगा दूंगा, तो अब अगर ऑक्सीजन स्टेट आप निकालेंगे तो ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी, x + 0 -4 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +4। तो आपको +4 लानी है। देखिए, हेक्साअमीन प्लैटिनम ऑक्सीजन स्टेट 4 आ गई, और क्लोराइड, ये क्लोराइड का नंबर एडजस्ट कर दिया। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखें। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट। सारे कंसेप्ट्स, अगर ये क्वेश्चन समझ लिया तो सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, जो ट्रिक मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाई थी वो आज यूज़ होगी। आयरन को 3rd स्टेट में लाना है, मतलब कि यहाँ जो Fe होगा उसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 3+ होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और ये वाला जो सेक्शन है हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो मतलब CN6, फेरेट मतलब Fe तो होगा ही होगा, और ब्रैकेट लगेगा ही लगेगा। और यहाँ पे इस Fe की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +2 होनी चाहिए, इस Fe की 3 होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, देखिए इसको करने का क्या तरीका है वो देखें। अब इसकी +2 ऑक्सीजन स्टेट लाइए पहले तो आप। अब इसकी +2 ऑक्सीजन स्टेट कैसे आ सकती है, इसकी +2 ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे कोई चार्ज रखने से ही आएगी। अब मैं यहाँ पे क्या चार्ज रखूँ कि इसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 आ जाए, आप x मान के भी कर सकते हैं, राइट, डायरेक्टली भी आप सोच सकते हैं। तो मान लीजिए इसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 लानी है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, -6 आ रहा है। तो अब हम ऐसा क्या करें,
यहाँ पे ऐसा क्या चार्ज लगाएं कि इसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 आ जाए। तो +2 ये हो गया, -6 ये हो गया, इज इक्वल्स टू आप x मान लीजिए। अब x की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो कितना आएगा, -4, यानी कि ऊपर क्या लगा दिया जाए, 4-। तो अगर मैं ऊपर 4- लगा दूं और इसकी ऑक्सीजन स्टेट अगर आप निकालेंगे तो x -6 इक्वल्स टू -4, तो सॉल्व होकर +2 आ जाएगी। करेक्ट। तो ऑक्सीजन स्टेट +2 इस चार्ज से जस्टिफाइड है, इसका चार्ज ये है। अब आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब स्ट्रक्चर बनाना तो बहुत आसान, ये लिखिए Fe, ठीक है। इसका चार्ज इसका नंबर बनेगा, इसका चार्ज इसका नंबर बनेगा, तो इसका जो चार्ज है वो इसका नंबर बना दीजिए, ठीक है ना। ये नीचे लिख दिया गया, करेक्ट। मतलब जो ये चार्ज है, करेक्ट, ये यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे अगर अपन आगे चलें तो FeCN होल 6, और यहाँ पे जो इसका चार्ज है वो इसका नंबर बन जाएगा। आप चेक कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर आप इसको एक्सपैंड भी करना चाहें, ओपन करना चाहें, तो देखिए इसको आप ओपन कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम इसको एक्वस मीडियम में हमें इसको आयनाइज करना है, तो आप कैसे आयनाइज करेंगे। 4 नीचे लिखा है तो 4 तो इसका नंबर हो गया, और Fe 4 इसका नंबर है। अब चार्ज कितना आएगा, जो सामने वाले का नंबर है, सामने वाले का नंबर 3 है, तो इस पर चार्ज कितना आएगा, 3+। अब इसको लिखते हैं, इसका खुद का नंबर 3 है, तो मतलब 3 यूनिट्स तो इसकी खुद की हो गई, FeCN होल 6, करेक्ट। अब इस पर चार्ज कितना लगाएंगे, इस पर चार्ज वो लगाएंगे जो कि इसका नंबर था। इसका नंबर कितना था, इसका नंबर था 4, तो इस पर 4-, पहले वाला प्लस और ये माइनस। अब चेक कीजिए, ऊपर यही चीज़ आई है, करेक्ट। सारी चीज़ मैच कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, नहीं तो एक बार आप इसको वापस से चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वीबीटी पे। देखिए पहला केस हमारा खत्म हो जाता है, अब वीबीटी। देखिए वीबीटी पे बहुत शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उससे आप वीबीटी के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले वीबीटी में आपको पॉइंट 1 जो पता होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है पेयरिंग लिगेंड्स। कौन कौन से लिगेंड्स पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग लिगेंड्स। और कुछ लिगेंड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन पेयरिंग लिगेंड्स। फाइन, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ये लिगेंड्स ध्यान रख लीजिए, जैसे कि पेयरिंग करने वाले CN- CO NH3 EN और ऑक्सिलेट। अगर ये लिगेंड्स आपको नजर आ जाएं तो आप समझ जाइए पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करनी है। वो कैसे करनी है अभी क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगी। और अगर आपको Cl- नजर आए, H2O नजर आए, Br- नजर आए, तो आप समझ जाएं कि आपको पेयरिंग नहीं करनी, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे VBT और CFT दोनों के क्वेश्चंस हो जाएंगे। लिखते समय बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ पहचानना सीख रहे हैं। तो इनके केसेस में पेयरिंग करनी, इनके केसेस में आपको पेयरिंग नहीं करनी। फर्स्ट केस ध्यान रखें। सेकंड केस के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। एक होती है DsP2। अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आ रही है तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर sp3 आती है तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी, करेक्ट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 DsP2 या sp3 स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल, फाइन। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए 2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, D2sp3 एंड sp3d2। दोनों के लिए अगर बात की जाए तो ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही होती है, लेकिन फिर दोनों को नाम अलग अलग दिए जाते हैं। अगर ऊपर वाला केस चल रहा है, ऊपर वाला केस, तो हम तो सीधा ही लिख लेते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में गलती ना कर दें। तो इसकी भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही है और इसकी भी ऑक्टाहेड्रल ही है, तो ये बात तो आपको ध्यान ही रखनी है ना। नाउ अब इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, ध्यान दीजिए। ये D2, ये D2, एक बार D अंदर वाला है और एक बार D बाहर वाला है। इसके हिसाब से इनको नाम दिए जाते हैं। तो इसको अंदर D अंदर वाला है ना, तो इसे हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल, ये भी कह सकते हैं आप। इसका दूसरा नाम है इनर ऑर्बिटल, पहला नाम। दूसरा नाम स्पिन पेयर्ड, तीसरा नाम लो स्पिन। जब मैं अभी अंदर स्ट्रक्चर्स करवाऊंगा तब आपको ये टर्म्स भी समझ में आ जाएगी, अभी के लिए तो याद करना है, ठीक है। अच्छा इधर नाम बोले तो इनर है, तो यहां पे क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल। स्पिन पेयर्ड की जगह आप क्या बोलेंगे, स्पिन फ्री। और लो स्पिन की जगह क्या बोलेंगे, हाई स्पिन। बस ध्यान रखिए, जब डी बाहर का यूज हो रहा हो तो ये नाम देना है, जब डी अंदर का यूज हो रहा हो तो ये नाम देना है। बाकी तो चीजें मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा सारी एक एक करके। ये आपका दूसरा सेट हो गया जो आपको ध्यान रखना है। तीसरे सेट पे बात करते हैं। तीसरे सेट में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नजर आ जाते हैं, जो कि आएंगे भी कुछ कुछ केसेस में, तो वो स्पेशस आपको कहनी है
पैरामैग्नेटिक। बहुत क्वेश्चंस हैं, दैट्स वाई आपको पता होगा कि ये बात तो बहुत आसान है, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। पहली चीज़ तो ये। अब जो चीज़ डायमैग्नेटिक होती है उनके लिए तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? ज़ीरो, और इनके लिए मैग्नेटिक मोमेंट नॉन ज़ीरो होता है। करेक्ट। अब क्योंकि नॉन ज़ीरो है तो फिर ये पूछ रहे थे कि वैल्यू क्या आती है। तो आप अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना तो जानते ही हैं, क्विक रिवीजन हम डी ब्लॉक का देख चुके हैं, आप चाहें तो वापस रिवाइज कर सकते हैं उसको। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वहाँ सीखा है। फॉर्मूला भी मैं वैसे तो वहाँ बता चुका हूँ, यहाँ पे एक बार वापस बता देता हूँ। म्यू मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना हो तो √n+2, इससे आप उसे कैलकुलेट कर लेंगे। वेयर व्हाट इज n हियर? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी जो यूनिट आती है मैग्नेटिक मोमेंट की वो आती है बोर मैग्नेटॉन, BM। ये बात अगर आपने ध्यान रखी, ये तीन बातें भी यदि आपने ध्यान रख ली तो VBT के सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखाता हूं। देखिए, यहां देखिए, यहीं से अपनी बात को शुरू करते हैं। NiCO4। एक मैं डिटेल में बता रहा हूं, फिर हम स्पीडली करेंगे, ठीक है। देखिए, मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है कि NiCO4 को एक्सप्लेन कीजिए अकॉर्डिंग टू VBT। तो VBT से एक्सप्लेन करने में वो आपसे तीन चीजें चाहते हैं। एक आप बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा आप बताएंगे ज्योमेट्री, और तीसरा आप बताएंगे मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक नेचर। ये तीन चीजें आपको बतानी होती है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स को VBT से एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हो तो तीन चीजें आपको बतानी होती है। अब कैसे बढ़ेंगे आप आगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसकी ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट कर लीजिए। ये न्यूट्रल लिगेंड है तो जीरो ही रहेगा, इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ जीरो। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आपको आना चाहिए। डी ब्लॉक में मैं सिखा चुका हूँ, तो यहाँ मैं नहीं सिखाऊंगा, डायरेक्ट हम यूज करेंगे। डी ब्लॉक मैं फिर कह रहा हूँ, कोई रिवीजन जाके देख सकते हैं। नाउ तो निकल, तो सीधी ट्रिक है 3D8 4s2 D8 आप बनाइए, ये S2 भी है, D8 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये S में कितने हैं? 2। ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप सेकंड केस में ये देखिए कि निकल, यहाँ लिख दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स। पहली बार में मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे करना है, अगली बार में मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स की बात हो तो यहाँ पे देखिए जरा कि लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होने जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यही टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का। देखिए ये 3D है, ये 4s है, 4s के आगे कौन आता है? 4p आता है, ये 4p। आपको अब क्या करना है? ये कॉन्फ़िगरेशन तो आपको नजर आ ही रहा है। अब आपको क्या करनी है? पेयरिंग करनी है। मैंने क्या कहा? लिगेंड चेक कर लीजिए, पेयरिंग वाला लिगेंड है, मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उठाइए और इन दोनों के साथ पेयरअप कर दीजिए, ये आ गया, ये जगह खाली मिल गई। अब आपको 3D तो पूरा भर चुका है, लेकिन 4s खाली है और 4p खाली है। अब कितने लिगेंड्स हैं आपके पास? 4 लिगेंड्स हैं। जितने लिगेंड्स होते हैं उतनी ऑर्बिटल्स खाली आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि लिगेंड्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं रखने के लिए मेटल के साथ, तो एक पूरा ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। 4 लिगेंड्स को 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए, तो ये 4 खाली मिलेंगे आपको, ये 4 खाली मिलेंगे। तो इनसे जो हाइब्रिडाइजेशन अब आपको मिलने जा रही है वो कौन सी मिलेगी हाइब्रिडाइजेशन? करेक्ट, sp3। बस कहानी खत्म हो जाती है। तो आप इसके आगे इसको इस तरीके से शो कर देंगे कि यहां देखिए, आप इस तरीके से शो करेंगे इंटरमिक्स एंड रीशफल, ठीक है। और ये इंटरमिक्स और रीशफल हो जाते हैं और आपको 4 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाती है। चारों को मिला के लिख दीजिए, बस यही करना है। और यहाँ लिख दीजिए 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको मिल जाएगी, जो 4 खाली कमरे थे। और जो भी लिगेंड है, जैसे कि CO है यहाँ पे, तो आप इसके नीचे CO बताइए, CO बताइए, CO बताइए और CO बताइए, और सभी से इस तरीके से एरो बता दीजिए, जिससे कि हमें ये समझ में आ जाए कि अंदर क्या आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। आप ऐसे क्रॉस करके बताएंगे तो भी चल जाएगा, और आप इलेक्ट्रॉन्स अप एंड डाउन इलेक्ट्रॉन्स बताना चाहें तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। मैं वैसे भी बता देता हूँ, यहाँ देखिए। तो आप चाहें तो ऐसे भी बता लीजिए, और आप चाहें तो इस तरीके से भी बता सकते हैं, ये यूँ। करेक्ट। और आपको अच्छे से बताइए कि sp3 की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है। तो आप sp3 की जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री यहाँ पे बोल देंगे टेट्राहेड्रल, डन। एंड मैग्नेटिक नेचर, यहाँ सारे पेयर्ड है, यहाँ सारे पेयर्ड है, मतलब कुल मिलाकर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। आप चाहें तो इसको भी यहाँ साइड में शो कर सकते हैं, ऐसे सभी के सभी फुलफिल्ड हैं, इस तरीके से। ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, कंफ्यूज ना हो आप। ये थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, फाइन। तो यहाँ पे आप ऐसे शो कर सकते हैं
CO होल 4। फाइन, तो NiCO होल 4 ही आपके सामने आता है। ओके नाउ, तो ये चीज़ तैयार होगी। टेट्राहेड्रल, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स वाई डायमैग्नेटिक। तो एग्जाम में अगर आपने इतना कर दिया आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके अब मैं आपको स्पीडली करके दिखा देता हूँ बाकी के क्वेश्चंस। देखिए अब NiCN होल 4। अब सीधी सी बात है, 3 चीज़ें तो बतानी है, मैग्नेटिक नेचर, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। सीधी सी चीज़, Ni पे आ जाइए। निकल, ऑक्सीजन स्टेट निकाल लीजिए पहले, x -4 -2, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई +2। निकल का जो नंबर होता है वो होता है 3d8 4s2, लेकिन निकल 2+ का नंबर कितना होगा 3d8, 2 s में से निकल जाएंगे। करेक्ट। अब आपको यहाँ दिमाग लगाना है कि d8, करेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये d8 हो गए। ओके 3d8, आगे कौन होता है 4s और 4p होता है। लिगेंड देखिए, लिगेंड कौन है, CN है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कह लीजिए या पेयरिंग कराने वाला लिगेंड है। तो इस इलेक्ट्रॉन को आप इसकी प्रेजेंस में, क्योंकि मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं रहेंगे, ये उठ के इधर आ जाएगा। तो ये हमने कर दी पेयरिंग और ये रह गया खाली। राइट, आपके सामने 4s भी है और 4p भी है। अब आप चेक कीजिए, 4 है, कितने ऑर्बिटल्स आपको खाली चाहिए, ये 4 चाहिए, तो एक तो d काम में आएगा, एक s काम में आएगा और 2p काम में आएंगे। आंसर आपके पास है dsp2, मतलब स्क्वायर प्लेनर, और यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब डायमैग्नेटिक। कलर की बात करें तो कलरलेस होगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तब तब कलर आ जाते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। NiCl4 2-, वापस ऑक्सीजन स्टेट निकाल लीजिए, x -4 = -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +2, तो सीधा निकल +2 का कन्फिगरेशन हो जाता है 3d8, s में से तो 2 चले गए, d8। अब इसको अगर मैं आपके सामने शो करूं तो इसके आगे 4s और इसके आगे 4p। फाइन, d8 1 2 3 4 5 6 7 8। लिगेंड पेयरिंग कराने वाला नहीं है, तो इनको यूं का यूं ही आप छोड़ेंगे। लिगेंड्स कितने हैं 4, तो इनको तो छोड़ दीजिए। जो ऑर्बिटल्स है वो बिल्कुल एम्प्टी होनी चाहिए। अब 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स की अगर आप कहानी शुरू करेंगे तो वो यहाँ से आएगी, तो यहाँ से अगर आएगी तो एक s और 3p, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और इसका नेचर, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, दैट्स वाई पैरामैग्नेटिक। और अगर आप से चाहें तो वो मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछ सकते हैं। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2, √n n+2 में 2 की वैल्यू डालकर आप मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। फाइन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। FeCN होल 6 3-, इस बार भी पेयरिंग कराने वाला लिगेंड है, आयरन है। आयरन की ऑक्सीजन स्टेट निकाल लीजिए, x - 6 = -3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी +3। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, 3d6 4s2, +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो Fe+3 में कितना आ जाएगा 3d5। ओके, तो कहानी को हम 3d5 से शुरू कर देते हैं। यहाँ देखिए, ये लीजिए 5 बनाए, आगे क्या आएगा 5 के बाद 4s, उसके आगे कौन आएगा 4p, ये 4s ये 4p, 5 1 2 3 4 5। लेकिन लिगेंड देखिए पेयरिंग कराने वाला है, बाकी तो कहीं इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसमें पेयरिंग हो जाएगी। अब जब इसमें पेयरिंग हो जाएगी तो 5 है, तो सारे तो पेयर्ड होंगे नहीं, एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, एक अनपेड रह जाएगा, तो हम एक एक हटाते हैं और ये 3 और एक एक उठ के इसमें आ गए। करेक्ट। नाउ लिगेंड्स कितने हैं 6, यहाँ से एम्प्टी ऑर्बिटल्स आप देख सकते हैं, तो ये मिल जाएगी आपको 2 ये, एक ये और एक ये 2 किसकी है d की, d2, एक s और 3p, तो d2sp3, d2sp3 मतलब कि ऑक्टाहेड्रल। डन, ऑक्टाहेड्रल। आगे आपसे बोलेंगे डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, तो नेचर से कैसा होगा पैरामैग्नेटिक होगा। सॉल्ट कैसे होंगे, कलर्ड होंगे। म्यू की वैल्यू निकालिए, निकाल लेंगे n की वैल्यू 1 रख कर, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ में। चलिए एक और देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये देखिए कोबाल्ट की बात करें, ऑक्सीजन स्टेट x - 6 = -3, देयरफॉर x की वैल्यू +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर याद है ना, एक d में और एक s में, तो 3d7 4s2, लेकिन कोबाल्ट 3+ में चाहिए आपको, तो ये हो गया 3d6। देख सकते हैं। फाइन, अब 3d6 से कहानी को बढ़ाएंगे आगे। हिंट तो आपको देखते ही लग जाना चाहिए था। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गए, ये s हो गया और ये p हो गया, 3d 4s 4p। नाउ यहाँ पे चेक कीजिए, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गए। ठीक है, ये सब खाली है, पेयरिंग कराने वाला लिगेंड नहीं है, यानी इनको आप छेड़ नहीं सकते। और ऑर्बिटल्स कितनी खाली चाहिए 6 है, तो आपको 6 ऑर्बिटल्स खाली चाहिए, तो 4s 4p और आगे ज़रूरत पड़ सकती है, तो
ये हमने लगा दिया 4d, ये 4d सामने आ गया। नाउ अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो हम काम में ले नहीं सकते, तो यहाँ से अगर हम 6 ऑर्बिटल्स अगर हम उठाएं तो ये आती है, एक s, ये 3p और 2d, तो यहाँ पे जो बनेगी वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इट इज ऑक्टाहेड्रल। अनपेड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आएंगे क्योंकि n की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, उससे आप म्यू निकाल सकते हैं। और दूसरा इसका नेचर पैरामैग्नेटिक तो होना ही है। अब आप देखिए ज़रा, बाहर वाला डी जब काम में आता है तो इसको हमने क्या कहा था, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बाहर वाला डी काम में आया। उसके अलावा हमने इसको क्या कहा था, हमने इसका कहा था स्पिन, एक को कहा था पेयर्ड और एक को कहा था स्पिन फ्री, एक को लो स्पिन एक को हाई स्पिन, तो इसको हमने कहा था हाई स्पिन। क्यों हाई स्पिन? क्योंकि देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे स्पिन उतना ज़्यादा आएगा, दैट्स वाई हाई स्पिन कह सकते हैं, या स्पिन फ्री कह सकते हैं कि फ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं। जबकि आप यहाँ पे देखिए, इस जगह पे यदि हम बात करें तो देखो अंदर वाला डी काम में है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स काम में आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, लो स्पिन। वहाँ हाई स्पिन था, यहाँ लो स्पिन, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन है, या तो स्पिन आएगा नहीं, या बहुत लो स्पिन आएगा। या फिर दूसरा नाम आपने बोला था स्पिन पेयर्ड, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं, पेयर्ड रहते हैं, दैट्स वाई स्पिन पेयर्ड, दैट्स वाई नाम उसके साथ हमने एसोसिएट किए थे। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, वीबीटी समझ में आ गई होगी। वीबीटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है। 2 कंपाउंड्स देकर ज़्यादातर ये पूछ लेते हैं कि इनमें कलर्ड है, कलरलेस है, क्यों, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 2 कंपाउंड दे देते हैं, कहते हैं दोनों ही पैरामैग्नेटिक है, एक कम पैरामैग्नेटिक है, एक ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है, क्यों, तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, जिसमें कम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम पैरामैग्नेटिक होगा, और जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं वो डायमैग्नेटिक होगा। बस इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करेंगे CFT पे। CFT में गाइस 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है वो है डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन के ऊपर। डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है अकॉर्डिंग टू CFT, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो कलर से रिलेटेड होता है, जैसे हम DD ट्रांजिशन से समझाएंगे। और जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के जो डेल O और डेल T के बीच का रिलेशनशिप होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। यही 3 मेन क्वेश्चन मैंने देखे हैं, तो हम एक एक करके तीनों सेट्स को देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट हम CFT के क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो हम अपनी बात को स्टार्ट कर रहे हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जितनी कहानी है वो सब इसी के अंदर है फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए आपको क्या करना है, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल पहले आपको एक डायग्राम बना लेना है। अगर इससे रिलेटेड CFT और ऑक्टाहेड्रल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम आप तैयार रखिए, क्योंकि सारा काम इसी के अंदर होगा। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, जब भी CFT से रिलेटेड या डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपका ये डायग्राम तैयार होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। यहाँ पे आप लिख के तैयार रखिए T2G, यहाँ पे लिख के तैयार रखिए EG। बीच में जो लाइन जा रही है दैट इज बेरीसेंटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल O, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डेल O। ओके, दिस इज फ्री मेटल आयन डी ऑर्बिटल। ये डी ऑर्बिटल है, किसकी डी ऑर्बिटल है, एक फ्री मेटल आयन की है। जबकि उसी मेटल आयन के पास जब लिगेंड्स पहुंच जाते हैं तो वो उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड कह सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। मतलब कि जब लिगेंड्स आ जाते हैं, जब लिगेंड्स मेटल की विसिनिटी में एंटर कर जाते हैं तो एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है, और ये केस। और यहां पे तो इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, वहां पे लिगेंड्स सिर्फ विसिनिटी में एंटर किए, और यहां पे बिल्कुल जब लिगेंड्स पास में आ जाते हैं तो स्प्लिटिंग हो जाती है, डी ऑर्बिटल 2 पार्ट्स में टूट जाती है। क्यों टूट जाती है वो सब कंसेप्ट्स के पार्ट है, हमें सिर्फ क्वेश्चंस सीखने हैं, राइट। 3 को आपको नीचे बनाना है, 2 को आपको ऊपर बनाना है, लेकिन ये तब करना है जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो। फाइन। नाउ
अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको अच्छे से आता है, सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने अभी तक सीख ही लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में डी में आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा, डी में 1 मिलेगा, डी में 2 मिलेंगे, डी में 3, 4, 5 है ऐसे। तो मान लीजिए डी में जब तक 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, सॉरी 1 2 3, मान लीजिए आपने किसी भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया, आपने वीबीटी भी अभी आपने देखा ही है, तो डी में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका खेल है। अब डी में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन तक कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ बनाएंगे, वो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ बन जाएंगे और वो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ बन जाएंगे। तो कहानी 3 इलेक्ट्रॉन से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। क्वेश्चन 4 इलेक्ट्रॉन से शुरू होता है, तो ध्यान रखिएगा। अब 4th इलेक्ट्रॉन जब मैं यहाँ बना दूँ तो वो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब 4th इलेक्ट्रॉन पे एक क्वेश्चन उठता है कि ये 4th इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा कि ये 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड है। नीचे आता है तो पेयरिंग एनर्जी, और ऊपर जाता है तो यहाँ से यहाँ भेजने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, जिससे कि हायर एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई कर पाए। तो दोनों केस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना पसंद करेगा? जिस केस या जिस जगह जाने में इसको कम एनर्जी इन्वॉल्व होगी, इसीलिए केसेस डेवलप हो जाते हैं। अब कौन से केस डेवलप हो जाते हैं वो देखिए ज़रा। जैसे कि ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुका है D4 के लिए, तो क्वेश्चन आता है D4 के लिए, तो अब 2 केसेस हो जाते हैं। केस 1 हो जाता है डेल O इज ग्रेटर देन P, और केस 2 हो जाता है डेल O इज लेसर देन P। से साफ ऐसे लिखा हुआ आएगा डेल O, मतलब ये गैप है। ये गैप अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो आप ये मान के चलिए कि इस इलेक्ट्रॉन को जंप करके ऊपर जाने में काफ़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। गैप अगर बहुत ज़्यादा होगा तो मजबूरन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ही करेगा। हाँ, अगर ये गैप कम होता है तो इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर जाना ज़्यादा पसंद करता है। फाइन, बस ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए। जब भी डेल O ज़्यादा है तो आप ध्यान रखिए वो लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड जो होंगे उन्हीं के केसेस में रिपल्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, और उन्हीं के केसेस में अगर रिपल्शन ज़्यादा होंगे तो स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगी। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के केस में डेल O ज़्यादा होता है, और वीक फील्ड लीगेंड के केस में डेल O कंपैरेटिवली कम होता है। ये चीज़ ध्यान रखें। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स के एग्जांपल्स आपको पता है, वीक फील्ड के एग्जांपल्स आपको पता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपके सामने तैयार है। नाउ अब D4 के लिए अरेंजमेंट देना है। किसके लिए अरेंजमेंट देना है? इसके लिए और इसके लिए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड एग्जाम में आ सकता है, या ये कंडीशन लिखी हुई आ सकती है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ तो आ गया, अब यहाँ नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? डेल O गैप बहुत ज़्यादा है, गैप बहुत ज़्यादा है तो कहाँ आना चाहेगा? नीचे आना चाहेगा। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और जब 4th इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब क्वेश्चन अराइज कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, इसे कहते हैं डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन लिखिए। तो डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन इस केस में लिखेंगे D4 के लिए, तो इसके लिए डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन आएगा T2G और 4 है EG0। आई होप बात समझ में आ गई होगी। करेक्ट, ये चीज़ अभी आपके सामने थी। अब मान लीजिए डेल O की वैल्यू कम हो, पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर चला जाएगा, वीक फील्ड लीगेंड के केस में ऊपर चला जाएगा। तो जो 4th इलेक्ट्रॉन अभी हमने यहाँ बनाया था, मैं इसको हटा देता हूँ। मान लीजिए ये मैंने रिमूव कर दिया। अब वो 4th इलेक्ट्रॉन नीचे आने की बजाय कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और जब ये ऊपर चला जाएगा तो अब इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगा वो क्या बनेगा? तो आप बोलेंगे T2G 3EG1, T2G 3EG1। मैं उसको हटा देता हूँ जिससे कि हमें बार बार उसे हटाना ना पड़े, ठीक है। तो अभी मैंने हटा दिया है, और इस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बैठेगा वो बैठेगा T2G 3, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं D5 के लिए। अब आप खुद ही सोच लेंगे, अगर डेल O ग्रेटर देन PO और डेल O लेस देन PO तो आप क्या जवाब देंगे? क्वेश्चन 5 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है, ओके। तो आप दिमाग लगाएं। 5 मतलब यहाँ आ गया, 5 मतलब यहाँ आ गया। चलिए अब 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3 तक तो कोई इशू है नहीं। अब चौथा और पांचवा कहाँ आएगा? तो आप खुद सोचिए ज़रा, गैप बहुत ज़्यादा है तो दोनों नीचे आ जाएंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ जाएंगे तो एक हम यहाँ बनाएंगे और एक हम यहाँ बनाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए अभी आप, T2G 5 करेक्ट एंड EG0। मैं इसको हटा देता हूँ, तो हम यहाँ लिखेंगे T2G 5 EG0। फाइन। और अगर एक कम होता, पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती, गैप कम होता, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते पहले। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 3 यहाँ पे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, ये 5 बन जाते। कन्फिगरेशन क्या बनता? T2G 3 एंड EG2, T2G 3 एंड EG2। दैट्स ऑल। बस ये एग्जाम में आपको लिखना होगा और मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको, ठीक है। अब कोई भी कन्फिगरेशन दे सकते हैं, 3 तक तो कभी नहीं देंगे। जनरली 3 के बजाय 4 पे दे सकते हैं, 5 पे दे सकते हैं। 5 पे भी दिया हुआ है, क्वेश्चन आ चुका है। 6 पे भी दे सकते हैं। अब हम 7 को ट्राई करते हैं। आप 7वां देखिए, D7। आप जैसा मैं तरीका बता रहा हूँ वैसे आप सारे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ ना, ओके। चलिए 7 की बात करते हैं। अब आपको सारी बातें तो समझ में आ ही गई है। यहाँ पे 7 का देख लीजिए, D7 किसके लिए देखोगे? डेल O ग्रेटर देन P, डेल O लेस देन P। फाइन। चलिए 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3
गैप बहुत ज़्यादा है तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। 4 5 6 6 का हिसाब हुआ, 7वां। अब तो मजबूरी है कि ऊपर ही जाएगा क्योंकि नीचे तो फुलफिल्ड हो चुका है, तो अब ऊपर ही जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 7 में? तो 1 2 3 4 5 6 गैप बहुत ज़्यादा था और ये 7। तो देख लीजिए पहले T2G6 एंड EG1, T2G6 एंड EG1, फाइन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे T2G6 एंड EG1। अब आप सोचिए जरा गैप कम होता तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे फिलअप करते हैं? 7, तो 1 2 3 गैप कम है तो कहाँ जाता? 4 5 हो गए, अभी भी 2 करने हैं। अब कहाँ आएगा? अब ऊपर भेजते हो तो भी पेयरिंग, नीचे भेजते हो तो भी पेयरिंग। पेयरिंग तो दोनों के केस में हो रही है, लेकिन ऊपर जाएगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी भी चाहिए, जबकि नीचे आने में एनर्जी कम लगती है या और लोअर एनर्जी की तरफ आप जा रहे हैं। तो अब जब इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है और 2 इलेक्ट्रॉन और एंटर करवाने हैं तो पेयरिंग तो दोनों में ही है, तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। तो ये हो गया 5 6 7 7 का हिसाब हो गया। तो अब इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या नजर आ रहा है? इसके लिए नजर आ रहा है T2G कितना? 1 2 3 4 5 एंड EG2। आई होप आपको केसेस समझ में आ गए होंगे। अगर ये 3 केसेस भी आप समझ लेते हैं तो कोई इशू नहीं होगा आपको, फाइन। चलिए अब हम इसी से रिलेटेड एक और बात करते हैं, वो है DD ट्रांजिशन। यहां पे देखिए, वापस हम यहां लौटते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम DD ट्रांजिशन को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए DD ट्रांजिशन का एक क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ फिर आपको ये बात आके समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है TiH2O होल 6 3+ पर्पल कलर का क्यों होता है? देखिए कलर भी स्पेसिफाई कर दिया है, पर्पल कलर स्पेसिफाई कर दिया है। क्यों होता है पर्पल कलर का, उसका जवाब देना है। तो ऑप्शन स्टेट निकाल लीजिए, 0 +3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +3, फाइन। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास +3। ओके, नाउ अब कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो टाइटेनियम का जो नंबर होता है वो होता है 22। तो +3 अगर आप इसको लेके आएंगे तो वैसे होता है 3D2 4s2, लेकिन टाइटेनियम को अगर आप 3+ में लाएंगे तो इसका हो जाता है 3D1, यानी D के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स है। किस डायग्राम में आ जाएंगे आप? सेम इसी डायग्राम में आ जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ मैं इस डायग्राम में एंट्री ले रहा हूँ। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स बना रखे हैं हमने, लेकिन हमारे को तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप सोचिए ज़रा कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन नो इलेक्ट्रॉन नो इलेक्ट्रॉन नो इलेक्ट्रॉन, केवल एक इलेक्ट्रॉन है। आपको ये ध्यान देना है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, वो ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब इसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, और इस जगह अगर हम देखें तो केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, राइट? क्योंकि यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, बाकी सब मैंने हटा दिए। ओके, कहीं कुछ नहीं है, बस आपको इस एक इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना है। अब कलर को कैसे समझाया CFT ने, वो देखिए VBT का ड्रॉबैक था, क्योंकि VBT के केस में तो एक कॉम्प्लेक्स को अगर आप अलग अलग लिगेंड से जोड़ते हैं तो अलग अलग कलर्स आते हैं। VBT इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन CFT ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अलग अलग कलर्स क्यों आते हैं, क्योंकि अलग अलग लिगेंड्स की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। स्ट्रेंथ अगर उनकी अलग अलग होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग जो एनर्जी है, डेलो का जो गैपिंग जो है यहाँ पे, वो अलग अलग होगी। डेलो अलग अलग होगा, डेलो अलग अलग होगा, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करने के लिए एक डी से दूसरे डी में अलग अलग एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अलग अलग एनर्जी से अलग अलग वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है और अलग अलग वेवलेंथ से अलग अलग कलर्स। दैट्स व्हाई। अब अलग अलग एनर्जी कैसे? जब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, यहां देखिए, अब इस इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए कोई एनर्जी मिलती है, तो ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। हायर एनर्जी स्टेट कोई और नहीं है, यही है। ये भी डी का ही पार्ट है, टुकड़ा, ये भी डी का ही टुकड़ा है, एक डी का ही पार्ट है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन करके, एब्जॉर्ब करके। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो डी से डी के अंदर ही हो रहा है। दैट इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी, क्यों एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी? क्योंकि ये गैप फिक्स्ड है। गैप ज़्यादा होता तो थोड़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती, उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ अलग होती, कलर अलग होते। गैप थोड़ा कम होता तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती, उससे एसोसिएटेड एनर्जी कम लगती, और एसोसिएटेड एनर्जी से एसोसिएटेड वेवलेंथ होती, उसका कलर कुछ और होता। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को CFT ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब ये इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी को गेन करके यहाँ से कहाँ चला जाता है? यहाँ चला जाता है, ऊपर चला गया। अब हाई एनर्जी स्टेट में अनस्टेबल होते हैं और वापस अपनी जगह पर लौट जाते हैं। इसी फिनोमेना की वजह से कलर डेवलप होता है। ब्लू ग्रीन कलर का एब्जॉर्ब एनर्जी जो कलर होता है, ब्लू ग्रीन कलर की जो एनर्जी होती है, वह उस कलर पे जो एनर्जी होती है, उस वेवलेंथ पे जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है, राइट? और रिफ्लेक्टेड जो कलर होता है वो पर्पल होता है, इसलिए आपको ये पर्पल कलर नजर आता है। तो वाई TiH2O इज पर्पल इन कलर। तो इसका जवाब तो सिर्फ ये है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जवाब है DD ट्रांजिशन, दैट्स ऑल। आपको मार्क्स तैयार है।
ठीक है, लेकिन डी ट्रांजिशन एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे ट्रांजिशन करता हुआ शो कर दीजिए बस कि ये इलेक्ट्रॉन एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन करके ट्रांजिशन कर रहा है, और जो कलर इसने एब्जॉर्ब किया उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें नजर आ रहा है। इसने कलर जो एब्जॉर्ब किया वो ब्लू ग्रीन टाइप का कलर एब्जॉर्ब किया और उसका कॉम्प्लीमेंट्री पर्पल होता है, इसलिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर नजर आया। दैट इज डी ट्रांजिशन। कई सारे जेमस्टोन्स का कलर इसी वजह से होता है। CuSO4.5H2O भी ब्लू कलर इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ 5H2O एज अ लीगेंड काम करते हैं, स्प्लिटिंग होती है, डी ट्रांजिशन होता है, कलर आ जाता है। CuSO4 को गर्म कर दें, एनहाइड्रस बना दें, सारा पानी उसमें से आप हटा दें तो लीगेंड्स नहीं है तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा क्योंकि डी की स्प्लिटिंग ही नहीं होगी। लीगेंड्स जब होते हैं तभी ये स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग होगी तो डी से डी में ट्रांजिशन होगा तो कलर आएंगे। दैट्स वाई कॉपर सल्फेट में लीगेंड्स की एब्सेंस की वजह से ये व्हाइट होता है, लेकिन कॉपर सल्फेट .5H2O लीगेंड्स की प्रेजेंस की वजह से ब्लू कलर का हो जाता है। फाइन, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ध्यान रखें, तो डी ट्रांजिशन यही कहलाता है। इसके बाद एक रिलेशनशिप है जो आप ध्यान रखिएगा हमेशा, डेल टी और डेल ओ के बीच में एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है। ये रिलेशन है, इस पर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोर्ड्स में तो जनरली नहीं आया है। फिर भी आप ध्यान रखें, यहाँ से सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं कि डेल टी की वैल्यू जो होती है वो डेल ओ से कम होती है। इसीलिए जब भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के ऊपर कभी क्वेश्चन आए तो बस आप इतनी सी ट्रिक ध्यान रखिएगा कि जो अभी आपने पढ़ा उसके अंदर आप 5 ये बनाते थे, फिर ऊपर जाकर आप 5 यहाँ पे बना देते थे, राइट। उसके बाद जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे बात हो तो आप स्प्लिटिंग तो करेंगे लेकिन 2 को नीचे रखेंगे और 3 को ऊपर रखेंगे। पहली चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ पे जो गैप है वो डेल टी से हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसी डेल टी और डेल ओ के बीच में रिलेशनशिप मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन पे, उस पर यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि गैप बहुत कम होता है। डेलो का गैप की स्टार्टिंग ही काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए उसके अंदर 2 केसेस होते हैं, पेयरिंग का केस भी होता है और डेलो ज़्यादा है या पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है उसके हिसाब से वहाँ जवाब दिया जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लीजिए आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करना है तो 1 2 गैप इतना कम होता है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो वीक फील्ड लिगेंड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर बोल रहा हूँ टेट्राहेड्रल का केस बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए, इसे टेट्राहेड्रल का केस समझना है आपको, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन, 2 के बाद गैप हमेशा इतना कम होता है कि 3 यहीं आएगा, 4 यहीं आएगा, 5 यहीं आएगा, फिर 6 यहीं आएगा, 7 यहीं आएगा, 8 9 10। ये पैटर्न फिक्स्ड है, इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड का इफेक्ट नहीं होता। फिर बोल देता हूँ 1 2, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर, चौथा ऊपर, पांचवा ऊपर, फिर 6 7 8 9 10। गैप कम होता है क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स कम होते हैं, रिपल्शंस कम होते हैं, इसलिए गैपिंग कम होती है। इस वजह से हम इस टाइप का पैटर्न रखते हैं। और ये गैप कम क्यों होता है, वो रिलेशनशिप यहाँ पे आपको दी हुई है क्योंकि 6 लिगेंड ज़्यादा रिपल्शन प्रोवाइड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दी 4। ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन इतना सा आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए वर्नर थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। या देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसकी एक्सेस ऑफ AgNO3 उसमें मिला दिया जाता है तो हमें 2 मोल्स ऑफ AgCl मिलते हैं जिसका कि वाइट PPT होता है, ओके। तो क्वेश्चन इज कि आप वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला बनाइए। तो देखिए आप ध्यान रखें हमेशा AgCl, तो Ag तो यहाँ से आ गया, Cl आपको मिला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ब्रैकेट में एंटिटी, जो ब्रैकेट वाली एंटिटी होती है उसके अंदर जो लीगेंड्स होते हैं वो आयनाइजेबल नहीं होते, ब्रैकेट के बाहर वाली जो चीज़ होती है वो आयनाइजेबल होती है। तो इसका मतलब तय है कि हमें 2 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है, तो इसका मतलब है दोनों Cl जो हैं वो ब्रैकेट के बाहर रहे होंगे, क्योंकि अगर ब्रैकेट के आप अंदर Cl को ले लेंगे तो आयनाइजेबल नहीं है और फिर AgCl कभी नहीं मिलेगा। तो 2 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है और 2 ही Cl हमारे पास है, दोनों को आपको बाहर रखना होगा। तो अब बची हुई जो सारी चीज़ें हैं उन्हें आप अंदर शो कर दीजिए, तो दैट इज योर आंसर। तो ये आपका कंपाउंड बन गया एंड द कंपाउंड इज NiH2O6 और दोनों Cl अंदर की बजाय बाहर रखने होंगे क्योंकि बाहर अगर ये रहेंगे तो आयनाइजेबल है। अगर आप इसको आयनाइज करें तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही आज बता चुका हूँ। इसका नंबर, इसका चार्ज 2+ और ये हो गया 2 Cl-। तो ये जो Cl- आयंस मिलते हैं इसमें जब आप AgNO3 मिलाते हैं तो AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है। 2 मोल्स बन रहा है मतलब दोनों Cl बाहर है। मान लीजिए 1 मोल होता, मान लीजिए क्वेश्चन वैसे तो अलग तरीके से फ्रेम किया जाता है लेकिन मान लीजिए ऐसे कहा जाता है कि 1 मोल AgCl का मिल रहा है और 2 Cl आपके पास है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, 1 Cl को तो ब्रैकेट के बाहर बताएंगे क्योंकि 1 मोल AgCl मिल रहा है और 2 के होने की वजह से भी 1 मिल रहा है, तो दूसरा Cl कहाँ लिखा जाएगा, अंदर, और 1 लिखा जाएगा बाहर। इस तरीके से क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है यहाँ देखिए, एन एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड टू, इस कंपाउंड में ऐड किया जाता है। कंपाउंड डाइक्लोरिडो Cl2, टेट्रा अक्वा H2O4, क्रोमियम, ये क्रोमियम लगा दीजिए और आगे है क्लोराइड। ऑप्शन स्टेट 3 जस्टिफाई कर लीजिए, x -2, ये तो 0 है, ये -1 0 +3 जस्टिफाइड है, ठीक है। अभी कहना चाह रहे हैं कि इससे जब हम इसके अंदर जब हम AgNO3 मिलाएंगे और ये कितना मोल लिया हुआ है, ये 1 मोल लिया हुआ है,
तो आप हमें बताइए AgCl कितने मोल बनेगा। ये बात है कि ये जो Cl है यही आयनाइजेबल है। AgNO3 जब आप मिलाएंगे तो अगर ये 1 मोल है तो Cl भी 1 मोल है, तो Ag तो एक्सेस में लिया जाता है, जितनी ज़रूरत हो उतना ले लीजिए। तो 1 मोल Cl है तो 1 मोल AgCl का PPT आ जाएगा वाइट। तो इसका जवाब कितना होगा? इसका जवाब होगा 1 मोल। यानी कि इस क्वेश्चन में इसके जितने मोल्स होंगे उतने ही मोल्स आपको AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा। इन केस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे 2 होता, मान लीजिए ये 1 मोल आप लेते और इसके नीचे मान लीजिए 2 लिखा होता, तो जब आप इसको आयनाइज करते तो इसके आपको 2 मोल्स Cl मिलते, 2 मोल आयनाइजेबल Cl- आयंस होते, तो 2 मोल ऑफ AgCl मिलता। तो यहाँ पे मैं 2 मोल्स ऑफ AgCl बोलता, भले ये कंपाउंड 1 मोल होता लेकिन देता, अगर यहाँ 2 लिखा होता तो 2 मोल Cl देता, तो 2 मोल AgCl बनता। फाइन। अगर मान लीजिए 1 मोल लिखा होता और यहाँ 3 लिखा होता तो ये कंपाउंड 3 मोल ऑफ Cl आयंस देता, तो यहाँ 3 मोल्स ऑफ AgCl बनते। लेकिन इस वक्त ब्रैकेट के बाहर केवल 1 मोल में, एक ही ब्रैकेट के बाहर Cl है, तो यही Cl Ag से जुड़कर 1 मोल AgCl बनाएगा, तो 1 मोल AgCl बनेगा। तो कभी कभी प्रेसिपिटेट देकर फॉर्मूला बनाने के लिए कह देते हैं और कभी कभी फॉर्मूला देकर ये बता देते हैं कि कितने मोल प्रेसिपिटेट बनेगा। दैट्स वाई ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव दोनों के हिसाब से। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। इसके साथ ये जो चैप्टर है इसका क्विक रिवीजन हमारा पूरा हो जाता है। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और इसके बाद आप जो चाहें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इनको अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद तो आप सारी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। ओके गाइज, सो इस वीडियो में तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। दिस इज डॉक्टर राज किरण चौहान साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।